बायो एनसीईआरटी से ही करना है। और एक और चीज, हाँ, जो एनसीईआरटी का आप नाम ले लिए हैं तो एक और चीज बोल रहे हैं, तो हम लोग जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं ना, ये हमको फायदा देगा। अपने पास 5 महीने हैं, 5 महीने में बहुत बढ़िया से तैयारी होगा। कुछ अजीब अजीब टाइप का न्यूज आ रहा है नीट को लेकर कि क्या होगा अगले साल। ये कुछ स्टेट नीट से अलग होना चाहता है। तो हम लोग जो कल फार्मूला देखे थे, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसी से हम लोग एक रिलेशन यहाँ निकाल सकते हैं। कैपेसिटर का 2 प्लेट है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। इसका पोटेंशियल V1 है, V2 है, ये हाई है और ये लो है। तो हाई से लो की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से फ्लो होता रहता है। तो ये फार्मूला यदि अप्लाई करना है, इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो देखिए कैसे। डीवी के जगह पे हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस, तो यहाँ लिखेंगे V1 माइनस V2। ये जो डीवी है, डीवी के जगह ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड dr की जगह डिस्टेंस, डिस्टेंस सपोज कीजिए d है, तो E इंटू डी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे E इंटू डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स में देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी से देखेंगे कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कई सारा लाइन खींचेंगे। इसको, इस सब लाइन को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इसको मान लेते हैं V1 है, V2 है, V3 है। तो एक चीज समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये होगा और सबसे कम ये होगा। तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। और इसमें ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस V1 माइनस V2, ये E इंटू ये डिस्टेंस दोनों के बीच का, यदि D1 है तो ED1 लिख सकते हैं। नोट्स में देख लीजिए पॉइंट जल्दी से। अब यहाँ पे देखिए, अब दो तरह का केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये सारा। नॉन यूनिफॉर्म में खास बात ये है कि स्पेसिंग ना इसका घटता जाएगा, ये स्पेसिंग इस तरह से होता जाएगा। मान लेते हैं 100 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, जिसको 90 वोल्ट, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट की। यहाँ भी 100 वोल्ट, 90 वोल्ट, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट ऐसे करके लिखिए। और ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है, सेम है सब जगह। और यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ स्पेसिंग कम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी भी देखे थे हम लोग, माइनस dv बाई डी आर। dv होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, dv है पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सब जगह डिफरेंस कितना का है, 10 वोल्ट का है, यहाँ भी 10 वोल्ट का है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वोल्ट। सेम है, ये सेम है सबके लिए। लेकिन डी आर ये भी सेम है, ये डिस्टेंस देखिए सबके लिए सेम है। तो ये दोनों ऊपर नीचे जब सेम सेम है, कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वाला केस बोल देते हैं। ये भी सेम हो गया, मतलब यूनिफॉर्म का केस हो गया। लेकिन इधर वाले केस में बोल देखिए, इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। dv तो सेम है, dv सेम है, लेकिन डी आर कहीं कम है कहीं ज्यादा है। यहाँ पे देखिए डी आर यहाँ मिनिमम है और डी आर यहाँ पे मैक्सिमम है। तो जहां पे डी आर कम होगा, मिनिमम होगा, कम होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म तब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच स्पेसिंग सेम ना हो। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ ज्यादा होगा, तो जहां डी आर सबसे कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इस केस में यहाँ पे देखिए स्पेसिंग बहुत कम है, तो यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। एक और नोट्स में देखिए, वहां पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है इस तरह से कर्व जैसा करके, इस तरह से कर्व क्या हुआ। तो यह स्पेसिंग ना यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ स्पेसिंग कम है, जहाँ स्पेसिंग कम होगा वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है। और नीचे में ग्राफ दिया हुआ है V का और R का, और इस तरह से बनाया हुआ है।
अब कह रहा है कि ग्राफ देखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो कहाँ कहाँ पूछा है? एट 1, एट r इक्वल टू 1 पे चाहिए, एट r इक्वल टू 3 पे चाहिए, एट r इक्वल टू 5 पे चाहिए। इतने जगह पे, इन तीनों ही पॉइंट पे, इन तीनों ही पॉइंट पे अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिखते हैं E1, E2, E3, इन तीनों जगह पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो सबसे पहले ये समझना है कि dv बटा डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? माइनस dv बटा डी आर। और माइनस dv बटा डी आर ये तो स्लोप होता है ना, dv बाई डी आर स्लोप होता है, तो माइनस स्लोप लिख सकते हैं। और स्लोप tan थीटा को होता है, तो माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे वाला जो स्लोप होता है उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं और ऐसे वाले को माइनस स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस r इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं होगा, r इक्वल टू 1 ये है r इक्वल टू 1 का पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पूछा जा रहा है एट r इक्वल टू 3, मतलब ये है r इक्वल टू 3, तो इसके सामने पूछा जा रहा है, इसको E2 बोल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है और एक जगह यहाँ पे पूछा जा रहा है E3, तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निकालना हो तो यही काम करेंगे, माइनस tan थीटा या स्लोप कर लेंगे। तो यहाँ पे बताइए इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में tan थीटा या स्लोप कितना बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है, परपेंडिकुलर वो कितना है 5, और नीचे में ये डिस्टेंस है 2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा था कि यहाँ पे कितना होगा। आप यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ तक का पूरे के लिए स्लोप तो सेम है, स्लोप यानी tan थीटा ये तो सेम है। तो आपको यहाँ पूछा है तो यहीं पे नहीं, पूरे के लिए निकालिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के लिए आप निकाल दीजिए। तो ये हो गया tan थीटा, सब जगह स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप आ गया। यहाँ पे स्लोप तो 0 है और यहाँ पे स्लोप पैरेलल हो गया ना, इसलिए 0 है। यहाँ पे यदि स्लोप का बात करें तो निगेटिव स्लोप होगा, माइनस tan थीटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा। अब सब जगह निकल गया तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस स्लोप या माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फर्स्ट E1 में स्लोप तो 5/2 था तो माइनस 5/2 लिखेंगे, E2 में 0 लिखेंगे, यहाँ माइनस स्लोप कितना है इस केस में? इस केस में यहाँ पे माइनस 5/2, तो माइनस 5/2, ये दोनों कट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया तीनों। नोट्स में एक बार देखिए। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन होगा तो। पेज 4, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ठीक है, बनाइए। बहुत लोग का आंसर आ रहा है, सही है। सलोनी, इसिका, रूबी, इन सभी का आंसर आ गया है। और लोग बनाइए। हो गया क्या? चले आगे? हो गया होगा तो चलते हैं आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं। इक्विपोटेंशियल तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब फॉर्मूला है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो माइनस ई डी आर कॉस थीटा। सपोज करते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कहने का मतलब ई और डी आर के बीच में, जैसे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम डी आर को मान लें कि इस डायरेक्शन में है, ये है डी आर, डी आर वेक्टर। तो ये 90 90 बना लिया सब जगह से। तो ये 90 डिग्री होते ही cos 90 जीरो हो जाता ना, तो पूरा dv जीरो होगा, मतलब v कांस्टेंट बोला जाएगा। v कांस्टेंट को ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल इक्वल हो, कांस्टेंट हो, उसको इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। और वो थीटा 90 डिग्री पे ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारा लाइन ऐसे ऐसे खींच सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो।
और ये सब सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यानी सब जगह पे V2 होगा तो सब जगह पे V2 ही होगा। और अपने को पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लो होता है हाई से लो होता है, तो ये हाई होगा और इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लो होता जाएगा। एक बार नोट्स को पढ़िए। चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जल्दी से देख लीजिए, एक बार रीडिंग लगा दीजिए, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, फटाफट जल्दी से देख लीजिए। चलिए इसमें से कोई पॉइंट है जो दिक्कत दे रहा हो? नीचे वाला एक पॉइंट है, समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है मेटल और कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी मेटल को डालते हैं, जैसे ही मेटल को डालेंगे तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींच लेता है, इधर इंड्यूस कर देता है माइनस को और इधर इंड्यूस हो जाता है प्लस चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो एक साइड में माइनस एक साइड में प्लस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही हो जाता है थोड़ी ही देर में, मिली सेकेंड में। अब ये दोनों कट के फाइनली अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। तो इसको डायग्राम ऐसे बनाए, कोई भी मेटल हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये जीरो हो, तो dv को जीरो बोलेंगे। dv को जीरो बोलने का मतलब है कि v कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि हम एक प्रॉपर्टी को जान पाएंगे कि कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, तो इसका एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सब जगह पे, और ये कांस्टेंट होता है इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। एक बार नोट्स में पढ़िए, इसको करके पढ़ के पेज 4 क्वेश्चन 23 देखिए, ठीक है। इसी का देखिए, यहाँ मेटल में आपका कहना है कि लेफ्ट साइड निगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव राइट, ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट साइड में ही होगा। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाई किए, जैसे इसको फिर से डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिए तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस उसका चार्ज होता है माइनस ई। अब इस पे फोर्स लगेगा, ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इलेक्ट्रॉन माइनस ई है, तो इस पे फोर्स तो उल्टा डायरेक्शन लगेगा ना। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाता है, तो ये माइनस चार्ज का कलेक्शन यहाँ होने लगता है, इस एंड पे माइनस चार्ज आ जाता है सारा इलेक्ट्रॉन, और इधर डिफिशियंसी हो गया। तो डिफिशियंसी होने से हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज बोलते हैं। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगाया गया है इस डायरेक्शन में, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में है तो यहाँ जो फिर इलेक्ट्रॉन सब माइनस ई होगा, इस पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में माइनस चला जाएगा और यहाँ पे प्लस जमा हो जाएगा। क्लियर हुआ इसी का? चलिए नोट्स देख लिए हैं, क्वेश्चन जो दिए हैं वो बनाए, जल्दी से बनाइए जो क्वेश्चन दिए हैं। किसी को पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर आर नॉट अवेलेबल ऑन माई पीसी। रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों नहीं अवेलेबल है? रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उस नंबर पे फोन कीजिए, अभी नंबर लिख रहे हैं, अभी फोन कर लीजिए अब जल्दी से। कहाँ गया नंबर? रिकॉर्डेड लेक्चर सब जगह अवेलेबल है, वो जो नंबर क्या था उस पर कॉल कीजिए, 6287848759। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कोई भी टेक्निकल उस इशू हो तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, इस पे कॉल कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक एक बात कर लेते हैं, तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, आराम से हो जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि अपने पास 5 महीने हैं। 5 महीने में बहुत बढ़िया से तैयारी होगा और रिवीजन फिर मल्टीपल टाइम होगा। अभी एक बात कर लेते हैं कि कुछ अजीब अजीब टाइप का न्यूज आ रहा है नीट को लेकर कि क्या होगा अगले साल। तो ऐसा है कि
अभी कुछ फाइनल तो हुआ नहीं है, अभी प्रपोजल दिया गया है एम्स वालों की तरफ से कि ऐसा ऐसा पेपर लिया जाए, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाया जाए, कि ऐसा नहीं किया जाए कि कई सारे बच्चे टॉप कर जाएं, तो थोड़ा पेपर का लेवल सही होगा। लेवल सही करने का मतलब फिजिक्स का ही लेवल थोड़ा सही होगा, केमिस्ट्री का भी थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन फिजिक्स में ही इंडिया में सबको जिसको भी प्रॉब्लम होगा फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग जो जेई मेन को टच करते हैं ना, बनाते हैं कभी जेई मेन कभी आईआईटी को, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, हमारे लिए तो बढ़िया है। इस बार नीट 2024 का पेपर देखेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड था, बहुत ज्यादा ऐसा था नहीं टफ। तो हम लोग जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं ना, ये हमको फायदा देगा, तो अपने से चलते रहेंगे। और सुनने में ऐसा खबर आ रहा है, अब तो न्यूज हम इतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कुछ दिन में क्या आता है। सुनने में ऐसा आया है कि कुछ स्टेट अलग होना चाह रहा है नीट से, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये कुछ स्टेट नीट से अलग होना चाहता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि कुछ स्टेट अलग हो गया नीट से, तो फिर से पुराने एग्जाम के पैटर्न पे चलाएगा। पुराना एग्जाम में होता था कि हर एक स्टेट अपना अपना एग्जाम लेता था, जैसे आप सुने होंगे जिपमर, बीएचयू, एम्स सब अलग अलग लेता था। तो हो सकता है कि धीरे धीरे पैटर्न, यदि कुछ स्टेट का बात मान लिया जाए, तो पूरे इंडिया में काम करेगा। फिर AIPMT बोलेंगे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और फिर स्टेट वाइज भी सबका होगा एग्जाम। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या है नहीं है, 2-3 स्टेट तो दिक्कत कर रहा है। अब आगे जो भी हो, आप अपना लेवल थोड़ा सा ठीक करके पढ़ाई करेंगे, और उसके लिए कोई डरने की जरूरत है नहीं। बस आप ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए। और हम लोग जेई को जो टच करते हैं ना, केमिस्ट्री में भी जेई को टच कर लेंगे। जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री को तो जेई को टच करके करेंगे, अपने बुकलेट में होगा जेई का क्वेश्चन, उसको कर लीजिए। बायो एनसीईआरटी से ही करना है। और एक और चीज, हाँ, जो एनसीईआरटी का आप नाम ले लिए हैं, तो एक और चीज बोल रहे हैं, इस बार का जो न्यू एनसीईआरटी आया ना, उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इस बार एक जो क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट था एटम वाले में, कि मोस्ट ऑफ द एटम आर अनस्टेबल और ईच ऑफ द एटम आर अनस्टेबल। तो ये न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन करके लिखा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द एटम आर, नॉट ईच। ईच कहने का मतलब सारे के सारे जितना पीरियोडिक टेबल में सब अनस्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसा है कि आप ना इसको नए एनसीईआरटी से पढ़िएगा, केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो चाहे फिजिक्स हो, जितना दिया गया न्यू एनसीईआरटी में, ऑल ओवर इंडिया में यही एनसीईआरटी स्प्रेड किया है। तो इसी एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे। पुराने एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा बात लिखा उसको नहीं पढ़ेंगे। नए एनसीईआरटी में जितना लिखा वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब उसमें जैसे कि फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में तो वो एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं होता है, थ्योरी के लिए सफिशियंट है, पर न्यूमेरिकल के लिए हमने को ये सब करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में जो काम का चीज होगा वो भी करवा देंगे, अब उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बस अभी कुछ नहीं, 1 महीना 1.5 महीना वेट कीजिए, क्या नया आता है, क्या क्या पैटर्न है, क्या पूछना चाह रहा है। पर न्यू एनसीईआरटी से ही रहेगा, जो भी पैटर्न आएगा, डिलीटेड पोर्शन अब दोबारा नहीं पूछेगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया क्या, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ये वाला, उम्मीद है कि हो गया होगा। चलिए, अब काम का चीज पढ़ते हैं। नीट में ये वाला बहुत काम का है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से पूछेगा ही पूछेगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने को सब पता है, छोटा सा डिफिनेशन होता है, -q + q, छोटा सा डिस्टेंस, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो, स्मॉल सेपरेशन हो, इसको डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है QD। ये हो गया स्केलर में। वेक्टर में लिखना है तो इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे। और डायरेक्शन डी का या पी का, दोनों का तो डायरेक्शन सेम ही है, इसको लिखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। यानी कि इसको ऐसे लिखना हो, ये -q, ये +q, और p को दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, इस वेक्टर से दिखाएंगे कि ये p का डायरेक्शन है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड QD है। एक बार पढ़िए। चलिए, अब इसमें ना एक HC वर्मा में क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ -q, यहाँ भी -q, और यहाँ +2q। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ये सब लेंथ a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका नेट डाइपोल बताना है कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल किसको बोलते हैं, एक माइनस चार्ज होना चाहिए और एक किसी का अपोजिट प्लस चार्ज होना चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशन को डाइपोल बोलते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस तो 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो Q दिख रहा है इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, एक +q एक और +q, 2q हो गया। अब माइनस से प्लस की डायरेक्शन में एक डाइपोल होता है, तो यहाँ से यहाँ पे हम डाइपोल को देखिए, ये वेक्टर को ऐसे भी बना सकते हैं
इस वेक्टर को, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो वेक्टर बदलता नहीं है, वेक्टर को आगे पीछे करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से प्लस के डायरेक्शन में यहाँ पे एक डायपोल आता है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे बना लिए, ये डायपोल को बना लिए। और यहाँ भी माइनस से प्लस के डायरेक्शन में एक आता है, तो इसको भी हम आगे बढ़ा लिए और यहाँ भी डायपोल को बना लिए P। और P का फॉर्मूला जब Q इंटू डी तो A है, तो Q इंटू A। अब ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो अब रिजल्टेंट चाहिए यहाँ पे, तो इसका भी 30 डिग्री और इसका भी 30 डिग्री, तो दोनों को लेंगे तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, उसको लिखेंगे P cos 30 डिग्री। अब चूंकि दोनों है तो 2 लगा दीजिए, 2P cos 30 डिग्री, तो 2P cos 30 होता है √3/2, ये खत्म हो गया P √3। और P की जगह यहाँ से QA लिखेंगे, QA, अरे दिख नहीं रहा है, QA, अच्छा रुकिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, इधर लिखा गया, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2P cos 30 हो गया √3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये P √3 हुआ, और P तो ये है, P तो ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको डाल दीजिए QA √3। देखिए समझ में आया क्या?